Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test series. This is our test number 8. Already we have covered up to the test number 7, right? लेकिन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, राइट, तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपका ये सेकंड लेक्चर होगा और पॉलिटी का हमने जो है टोटल 5 लेक्चर्स कवर किया है, जिसमें आपका टोटल प्रीलिम्स के लिए आपका जितने भी एमसीक्यू के हो सकते हैं, राइट, उसमें टोटल कवर अप किया गया है. लाइक दैट ओनली आपका इकोनॉमिक्स के लिए भी आपका 5 लेक्चर्स होगा, जिसमें जो है हम लोग टोटल इकोनॉमी को कवर करेंगे, राइट. इसके पहले वाले सेगमेंट में हमने स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स कवर किए थे. इस सेगमेंट में हम लोग जो है 3 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. फर्स्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग, सेकंड वन इज मनी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड थर्ड वन इज आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट. तो इसमें से जो है हर बार आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, राइट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. राइट, सो वी कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नीर एंड रीर, राइट. तो नीर एंड रीर के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. फर्स्ट आपका कह रहा है कि पोस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन 2016 आरबीआई हैज फॉर द फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड द नीर एंड रीर, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका रहा है कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपका फॉर्म हुआ था 2016 में, इसके बाद जो है आपका नीर एंड रीर का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, राइट. तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नीर एंड रीर का आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म, राइट. एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ था आपका 1991 में, ये सबको पता होगा, राइट. तो इसके बाद जो है आपका नीर एंड रीर का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था, ना कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी 2016 के बाद, राइट. तो ये आपको कंसीडर करना है. तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड आपका कह रहा है कि आरबीआई फॉर्मली एडॉप्टेड मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है आपका आरबीआई है, राइट. आरबीआई जब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, राइट, तो इसके लिए मल्टीपल इंडिकेटर ये जो है इन्होंने अपना जो है स्टार्ट किया कि मल्टीपल इंडिकेटर्स पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा. लाइक दैट यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसिव इंटरेस्ट कंट्रोल एंड क्रेडिट रॉशनिंग, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाता है, राइट. बाई एलिमिनेशन भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट आपको पता है कि रॉन्ग है, राइट. फर्स्ट रॉन्ग आपका सी में ओनली दिया गया है, राइट. तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी सेक्टर रिफॉर्म, राइट. तो आपका मॉनेटरी सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट. तो क्वेश्चन सेकंड आपका मॉनेटरी सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है. फर्स्ट आपका कह रहा है कि आरबीआई फेज्ड आउट द सिस्टम ऑफ इशू ऑफ एड होक ट्रेजरी बिल्स बाय द गवर्नमेंट टू द आरबीआई पोस्ट द 1991 क्राइसिस, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है. सेकंड आपका कह रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2016 पुट एन एंड टू द आरबीआई इंटरिंग द प्राइमरी मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट. सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका बात कर रहा है कि इंड टू द आरबीआई इंटरिंग इन प्राइमरी मार्केट, राइट. कि जो है आपका आरबीआई जो है वो आपका इंटर करना बंद कर दिया प्राइमरी मार्केट में इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट. तो आपका कब स्टार्ट हुआ था, राइट. तो आरबीआई जो है आपका वो इंड कर दी थी इंटरिंग इन प्राइमरी मार्केट में, कब जो है आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बाद, राइट. नॉट आपका जो है जो दिया गया फाइनेंस एक्ट 2016, राइट. तो ये आपको याद रखना है. सेकंड स्टेटमेंट इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट. तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा, डी. इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट. नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड बाय आरबीआई, राइट. तो जो भी आपके इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं मनी सप्लाई में, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका M0 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई बाय आरबीआई आल्सो नोन एज एग्रीगेट मनी सप्लाई, राइट. तो एग्रीगेट मनी सप्लाई सबको याद होगा कि M3 को बोलते हैं, राइट. नॉट जो है आपका M0 को, राइट. तो ये आपको याद रखना है, राइट. M0 को नहीं M3 को बोलते हैं एग्रीगेट मनी सप्लाई, राइट. और सबसे ज़्यादा जो आपका यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है बाई मनी सप्लाई फॉर मनी सप्लाई बाई आरबीआई, राइट. ये आपका M3 का ही किया जाता है, राइट. तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है. तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी इज द राइट आंसर. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, राइट. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट. तो इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, राइट. तो यहाँ तक तो सही है कि मीन्स जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या होता है कि उसको स्टेबिलिटी लाना है, राइट. स्टेबिलिटी लाना है, लेकिन इसको माइंड में रखते हुए लाना है कि माइंड
विथ कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, राइट, कि मीन्स ग्रोथ को जो है उसको माइंड में रखते हुए चलना, राइट, विदाउट कीपिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया गया आपका कि विदाउट कीपिंग, राइट, कि मीन्स स्टेबिलिटी तो लाना है लेकिन विदाउट कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, राइट, तो इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि विथ कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है 4 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका पूछ रहा है कि मनी मल्टीप्लायर के रिगार्डिंग, राइट। तो देखिए मनी मल्टीप्लायर आपका क्या होता है कि टोटल मनी सप्लाई, राइट, टोटल मनी सप्लाई को अगर डिवाइड किया जाए आपका स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी से अगर आपका डिवाइड किया जाता है तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, राइट। लेकिन आपका मनी मल्टीप्लायर इसमें क्या कर रहा है, इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स, राइट। तो ये आपको रॉन्ग हो जाता है, राइट। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये जो डिफिनेशन दिया गया आपका ये किसके बारे में दिया गया है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के बारे में दिया गया है, राइट। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आपका क्या होता है कि अगर यही रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के बारे में पूछता तो स्टेटमेंट ये करेक्ट होता, क्योंकि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आपका होता है कि इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व, राइट, कि मीन्स जितना डिपॉजिट आपका कमर्शियल बैंक रखता है एज ए रिजर्व उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, राइट, नॉट मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आपका होता है कि टोटल मनी सप्लाई अपॉन स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, इसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई, राइट, मनी मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो, राइट। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो आपको क्या होता है कि रेशियो ऑफ करेंसी, राइट, रेशियो ऑफ करेंसी विथ पब्लिक डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक्स, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि ये कह रहा है कि इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन बैंक्स टू द करेंसी हेल्ड बाय बैंक, राइट। तो ये आपका रिवर्स कर दिया गया है, सेकंड में रिवर्स कर दिया गया इसलिए आपका इनकरेक्ट है, राइट। और थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है क्योंकि कह रहा है कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द सम ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर, सही है। फोर्थ आपको कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज व्हेन आरबीआई डिपॉजिट्स डोविस मॉनेटरी पॉलिसी टू कम्बैट डिफ्लेशन, राइट। तो 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेज वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। तो आपको पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट देख सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया, बाकी सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड आपको कह रहा है कि एकोमोडेटिव स्टांस मींस साइफनिंग आउट ऑफ फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एकोमोडेटिव स्टांस जो होता है आपका इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी स्टांस भी बोलते हैं, राइट, एक्सपेंशनरी स्टांस, राइट। एक्सपेंशनरी स्टांस हमको पता है कि मीन्स क्या होता है, राइट। एक्सपेंशनरी स्टांस हमको पता है क्या होता है कि मार्केट में मोर ज़्यादा इन्फ्लक्स करना, क्या मनी, राइट, मनी की इन्फ्लक्स करना मार्केट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी स्टांस बोलते हैं, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है आपका इसमें, राइट, इसमें आपका होता है इंजेक्शन ऑफ मोर फंड्स, राइट, इंजेक्शन ऑफ मोर फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। तो इसमें आपका इंजेक्ट किया जाता है मोर मनी, राइट, इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं, राइट, ना कि जो है साइफनिंग किया जाता है कि मीन्स रिड्यूस किया जाता है, राइट। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी इज द राइट आंसर, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया, राइट। तो आपका करेंसी सर्कुलेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड आरबीआई गवर्नर हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका मेंशन किया गया है कहाँ पर, जो है आपका सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई, राइट, सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई का जो है आपका 1934, राइट, इसमें आपका मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, राइट, ये भी आपका किसके रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई जो होते हैं, राइट, उनके द्वारा जो है ये अथॉरिटी होती है कि मीन्स यही क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं डिनोमिनेशन को, राइट। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई, राइट, तो ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है आपका अथॉरिटी होती है कि मीन्स फाइनल अथॉरिटी होती है कि इन अप्रूविंग द डिजाइन फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स, राइट। लेकिन इसमें भी आपका क्या होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई से इनको जो है परमिशन लेना होता है, राइट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है,
राइट तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। थर्ड आपका करा है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विदाउट दैट रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डिक्लेयर दैट सर्टेन बैंक नोट्स सीज टू बी लीगल टेंडर। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका सेंट्रल बोर्ड से आपका रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। राइट सेंट्रल बोर्ड से आपका रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। राइट विदाउट आपका रिकमेंडेशन जो है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के विदाउट रिकमेंडेशन पे आपका जो है किसी भी नोट्स को आप जो है लीगल टेंडर नहीं घोषित कर सकते। राइट तो तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्टिंग एज बैंकर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। राइट कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया जो यानी कि आपका आरबीआई के बारे में पूछ रहा है। राइट कि मीन्स पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग एज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। राइट सेकंड आपको कह रहा है कि आरबीआई एक्ट्स एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स। राइट तो ये तो सही है कि मीन्स आरबीआई जो है वो क्या करता है कि एडवाइज करता है किसको, गवर्नमेंट ऑन मैटर्स। राइट मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पर। राइट सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि आरबीआई प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स एडवांसेज टू द गवर्नमेंट। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है तो इस प्रकार से देख सकते हैं बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेज। राइट तो ये भी आपका WMA के बारे में पूछ रहा है, वेज एंड मीन्स एडवांसेज के बारे में। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स एबव इज आर करेक्ट। राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट तो इसमें आपका जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेज के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। राइट तो सही है कि मीन्स दोनों के लिए आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेज प्रोवाइड किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए। राइट तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेज। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स गवर्नमेंट को जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है वेज एंड मीन्स एडवांसेज पे। राइट सेकंड भी आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 स्टिपुलेट्स दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बारो फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट बाय वेज एंड मीन्स एडवांसेज। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन में डील किया है। राइट कि मीन्स इसके बारे में आपका कौन मेंशन करता है। राइट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। राइट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो होता है 2003 राइट वो आपका स्टिपुलेट करता है कि दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बारो फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट बाय वेज एंड मीन्स एडवांसेज। राइट तो आपका ये आरबीआई एक्ट 1934 नहीं करता है। राइट कि मीन्स जो है आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बजट मैनेजमेंट एक्ट है आपका राइट 2003 ये आपका स्टिपुलेट करता है। राइट तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट तो देखिए CRR के बारे में पूछ रहा है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। राइट तो CRR हमने जो है ऊपर भी बताया कि CRR आपका क्या होता है कि आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं राइट वो आपका कैश में जो भी डिपॉजिट्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं यानी कि CRR बोलते हैं। राइट लेकिन एक बात और कंसीडर करना हमको कि मीन्स आरबीआई के पास ये जो डिपॉजिट होता है इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। राइट तो ये बात आपको याद रखना। राइट तो यही स्टेटमेंट आपका 5वें में दिया गया है कि बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन CRR। राइट तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली रॉन्ग है। राइट और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है कि ओनली 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट ओनली 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ESLR इन दिस सेंस स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। राइट स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउ आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट तो ESLR के रिगार्डिंग आपका जो है चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आपका फ्रॉम 2016 आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बेस रेट्स बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ funds rather than average cost of funds. This methodology is based on which of the following factors. राइट कि मीन्स ये आपका कह रहा है कि ये आपका जो आरबीआई
16 में आपका जो इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू मेथोडोलॉजी कैलकुलेशन के लिए आपका बेस रेट को, राइट। बेस रेट को कैलकुलेशन के लिए न्यू जो आपका मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था बेस्ड ऑन जो आपका बेस था किस पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर जो आपका बेस्ड था। इसके लिए आपका पूछ रहा है कि दिस मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, राइट। कि मीन्स ये मेथोडोलॉजी आपका किस किस फैक्टर्स पर आपका जो है ये डिपेंड करता है। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, सेकंड, थर्ड एंड 5 इसका राइट आंसर, राइट। कि मीन्स जो है आपका कास्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR एंड SLR, राइट, एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स, राइट, एंड टेनर प्रीमियम, राइट, बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड फॉर विच लोन इज गिवन, राइट। तो आपका देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 2, 3 एंड 5। तो राइट आंसर हो जाता है आपका C इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही नहीं है, राइट। तो इसमें से आपको पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मिनिमम लेवरेज रेशियो, राइट, कि MLR के बारे में आपका पूछ रहा है कि जो ये आपका डिसाइड होता है MLR इन द सेंस कि आपका मिनिमम लेवरेज रेशियो जो होता है डिसाइड होता है वो आपका जो इंडिविजुअल बैंक्स होता है इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, राइट, RBI के द्वारा। तो सेकंड ओनली आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ये इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मेंटेन्स ए कंटिजेंसी रिस्क बफर अंडर द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन दिस रिकॉर्ड, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए डिक्रीज इन हाउ मेनी ऑफ द एबव पैरामीटर्स पॉजेज ए रिस्क ऑफ द RBI कैपिटल, राइट। मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपका क्या करता है कि रिस्क आपका क्रिएट करता है कि RBI के कैपिटल के लिए, राइट। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि गोल्ड जो प्राइसेज होते हैं, राइट, ये क्या होता है आपका कि गोल्ड प्राइसेज जो होते हैं वो रिस्क होते हैं, जैसे कि गोल्ड रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट है, राइट, नॉट एक्टिवली मैनेज, राइट। कि मीन्स इसका जो प्राइस होता है ये थोड़ा सा अप डाउन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इट इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय फॉरेन कंपनीज टू रेज मनी इन इंडिया, दे आर इशूड बाय डोमेस्टिक डिपोजिटरी इन इंडिया एंड आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, दे प्रोवाइड ओनरशिप इन द कंपनी, राइट। तो इसके ये किसके रिगार्डिंग आपको बात कर रहा है, राइट। तो आपका जो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट होते हैं इसके रिगार्डिंग आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है कौन सा, C इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका नियो बैंक्स हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट आर दे, राइट। कि नियो बैंक्स जो आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज में चल रहे हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो नियो बैंक के रिगार्डिंग आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपका D इसका राइट आंसर है कि एंटिटीज प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज जनरली इन ऑनलाइन ओनली मोड, राइट। कि मीन्स ये आपका जनरली आपका क्या होता है कि ओनली इन ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका फंड अवेल्ड अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कैन बी यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, राइट। कि मीन्स जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है ये किस किस पर्पज के लिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि यूज किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ये सभी पर्पज के लिए आपका किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका D इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल 6 स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। ऑल 6 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, राइट। सभी जो है आपका चीज़ों के लिए आपका जो है इसका यूज किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड का। तो राइट आंसर हो जाता है आपका इसका D इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल 6 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द कमर्शियल पेपर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो कमर्शियल पेपर्स के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड टू रेज फंड्स फॉर लेस देन 1 ईयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आपको फंड रेज करना है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, तो कमर्शियल पेपर के द्वारा जो है आपका यूज किया जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिजरी नोट एंड आर नॉट बैक्ड बाई कोलेट्रॉल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, इसके लिए कोई आपका कोलेट्रॉल वगैरह नहीं डिपॉजिट किया जाता है, राइट। ये आपका प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि इट कैन ओनली बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका जो है नाबार्ड वगैरह सभी सिडबी वगैरह सभी लोग इसको जो है इशू कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो है ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं जो है बल्कि और जो है कई अथॉरिटी द्वारा जो है इसको
जो आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है, लाइक दैट नाबार्ड, सिडबी, राइट, ये सभी भी आपका जो है यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द SDF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट, कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रिकॉर्डिंग, राइट। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कर रहा है इट वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट इन 2014, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स फर्स्ट जो है आपका रिकमेंड किया गया था आपका बाय उर्जित पटेल कमेटी जो कि 2014 में, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड थर्ड आपका कर रहा है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज ए कोलेट्रल फ्री अरेंजमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स SDF जो होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट, ये आपका कोलेट्रल फ्री एग्रीमेंट होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी इसका राइट आंसर होता है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द ट्रेजरी बिल्स, राइट, यानी कि टी बिल्स के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है ट्रेजरी बिल्स के रिकॉर्डिंग, राइट। तो देखिए ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग आपको जो है एक बात हमेशा याद रखना है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, राइट, टी बिल्स होते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट कभी भी जो है आपका इशू नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इशू नहीं कर सकता, राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू ही नहीं करता, राइट। तो बाई एलिमिनेशन आप पहुंच सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने जो है ईयर मेंशन कर दिया, यहाँ पर जो है आप इजीली जो है आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या हुआ है, इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपका आया था, राइट। तो सबसे पहले इवेंट जो है आपका फर्स्ट हुआ है, राइट। देन आफ्टर कह रहा है कि 1969 में आपका हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो 14 जो मेजर कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइजेशन किया गया था आपका 1969 में, राइट। तो उसके बाद आपको कौन सा कर किया गया, सेकंड स्टेटमेंट आकर किया है, राइट। उसके बाद आपको आता है देख सकते हैं यहाँ पर जो है 1975 में आपका हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, राइट, यानी कि जो RRB है, राइट, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1975 में, राइट। तो थर्ड इसके बाद आता है, उसके बाद आता है आपका कौन सा, लास्ट में आता है आपका कौन सा, फोर्थ आता है इसके पहले, राइट। इसके बाद जो है आपका सबसे लास्ट में आता है थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इसका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका with reference to the Indian economy which of the following are the correct with respect to the additional tier bonds, right। तो 81 के बारे में पूछ रहा है कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो आपका पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपका जो है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इफ ए बैंक्स मेक huge losses additional tier 1 bonds liability may be written off but cannot be converted into shares, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसको जो है रिटर्न ऑफ भी किया जा सकता है और आपका कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू शेयर्स में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है दे डू नॉट हैव ए मैच्योरिटी पीरियड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। थर्ड आपका कह रहा है कि बैंक इशूइंग एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे बैक प्रिंसिपल अमाउंट टू इन्वेस्टर्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स एडिशनल टीयर 1 में आपका क्या होता है कि नो ऑब्लिगेशन होता है पे बैक के लिए कोई भी आपका अमाउंट इन्वेस्टर्स के द्वारा, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड तो आपका करेक्ट है, राइट। लेकिन फोर्थ आपको कह रहा है कि दे कैन नॉट बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसको ट्रेडेड किया जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, राइट। तो इसका देख सकते हैं कि 2 और 3 आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द पार्टिसिपेटरी नोट्स, राइट, पी नोट्स के बारे में पूछ रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं पी नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के रिगार्डिंग, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है, राइट। तो पी नोट्स के यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के रिगार्डिंग आपका जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, सेकंड ओनली। सेकंड आपको कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स फ्लोइंग थ्रू पी नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स आर कंसीडर्ड एज ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है,
सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि टू ओनली राइट आंसर है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि 100% जो है आपका एफडीआई अभी तक जो है यह आपका इंडिया में पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन इसको फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। प्रीवियस आपका 49% जो है आपका एफडीआई था, लेकिन अभी जो आपका इसको इंक्रीज कर दिया गया 74% जो है आपका देखने को मिल सकता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपका देखने को मिल सकता है, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि द गवर्नमेंट मैंडेट्स that all the members of the board of directors of all insurance companies must be Indian residents, right। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मीन्स ऑल द मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए वो भी इंडियंस होना चाहिए, ऑल इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपका इंडियंस होना चाहिए, राइट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा है कौन कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। तो थर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बेयर्ड बाई सेबी टू इन्वेस्ट इन पब्लिक कंपनीज, राइट। तो यानी कि कह रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, उनको मना किया गया है कि वो सेबी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीन्स वो अलाउ है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आपका आरबीआई के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका करेक्ट है, लेकिन थर्ड आपका कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑथोराइज टू कीप बाई एंड सेल फॉरेन करेंसीज टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स स्टेबल, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं बल्कि आपको कौन सा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपका, राइट, वो ऑथोराइज करता है कि बाई एंड सेल फॉरेन करेंसीज को जो है आपका मार्केट को जो है आपका स्टेबल करने के लिए, राइट। तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट आपको कह रहा है द इंक्रीज ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लीड टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इंक्रीज ऑफ बैंक रेट नहीं, ये होता है आपका डिक्रीज ऑफ बैंक रेट, राइट। अगर आपका क्या होता है कि बैंक रेट को डिक्रीज किया जाए तो क्या कर सकता है कि आरबीआई जो है आपका वो लीड कर सकता है कि सर मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट। तो इसलिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है और सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। यानी कि जी सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इंडिविजुअल कैन नॉट बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में बाई कर सकता है, राइट। सेकंड आपका कह रहा है कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, यानी कि यूसीबीज कैन नॉट बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें भी आपका जो है बाई कर सकता है, राइट, कि कोई भी आपका जो है नॉन कमर्शियल बैंक्स, राइट। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट।
राइट, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका पूछ रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट, जो कि काफी समय से न्यूज में था, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो इसमें आपका सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। राइट, सेकंड आपको कह रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन्स विल बी बिकम चीपर। राइट, कि मीन्स जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो आपका चीपर बन जाएंगे, किसमें, ऑपरेशन ट्विस्ट में। राइट, और फोर्थ आपका कह रहा है कि सेविंग विल बी लेस डिजायरेबल। राइट, जो भी आपके सेविंग होंगे वो आपका लेस डिजायरेबल होंगे। तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। राइट, यानी कि ईटीएफ के बारे में बात कर रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रिगार्डिंग हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। राइट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विथ रिफरेंस टू द कॉल मनी मार्केट। राइट, कॉल मनी मार्केट के बारे में पूछ रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। राइट, कि मींस कॉल मनी मार्केट के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। राइट, तो कॉल मनी मार्केट के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि सेकंड आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज नॉन इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल। राइट, तो आपका इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन होता है। राइट, जो कि आपका सेट मैच्योरिटी डेट होता है। राइट, इसका तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज प्रोवाइडेड अप्रूवल फॉर बीमा सुगम पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। राइट, तो यही आपका बीमा सुगम पोर्टल के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। राइट, तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। राइट, कि मीन्स इंश्योरेंस सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका जो है परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट इसमें आपका इनकरेक्ट दिया गया है और सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको करा है विथ रेफरेंस टू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, यानी कि आपको पूछ रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, सेकंड ओनली, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, दे एम टू प्रोवाइड स्टेडी फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। राइट, नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी इन एन इकोनॉमी। राइट, कि मीन्स मनी जो आपका इकोनॉमी में होता है। राइट, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका कि मीडियम एक्सचेंज होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है और स्टैंडर्ड ऑफ डिफेयर्ड पेमेंट होता है। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 यानी कि बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। राइट, स्टोर ऑफ वैल्यू इसका कोई फंक्शन ही नहीं होता। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। राइट, क्वेश्चन नंबर 37 आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी। राइट, कि मीन्स रिप्रेजेंटेटिव मनी आपका जो है मोस्ट सुटेबल इसमें से कौन डिस्क्राइब किया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, मनी बैक्ड बाई ए फिजिकल कमोडिटी ऑफ इंट्रिंजिक वैल्यू। राइट, तो नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 38 में देख सकते हैं आपका एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, थर्ड ओनली, थर्ड आपका कह रहा है कि इंडियन रूपी इज ए फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी। राइट, तो आपको फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं होता है, कहीं कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि कहीं कहीं पर जो है आपका इसको कन्वर्टेबल नहीं किया जा सकता है। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका दो स्टेटमेंट दिया गया, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर के बारे में। तो मनी मल्टीप्लायर हमने जो है सेकंड क्वेश्चन में भी देखा है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी टू द मॉनेटरी बेस, राइट। तो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि जो आपका मनी सप्लाई होता है, राइट, उसको अगर डिवाइड किया जाए मॉनेटरी बेस से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लाई बोलते हैं, राइट, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है मॉनेटरी बेस इज द सम ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंक रिजर्व हेल्ड एट द सेंट्रल बैंक, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन इंडिविजुअली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो सेकंड एंड फोर्थ ओनली स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि मोबाइल वॉलेट्स फैसिलिटेट कैशलेस ट्रांजैक्शंस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। कि मीन्स जो भी आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट। तो सेकंड आपका करेक्ट है। फोर्थ आपका कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ issuance of digital currency by central banks which operates as a legal tender and is regulated by the government, right। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 20 का राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि ओपन market operations involves the buying and selling of market securities in the open market by the central bank, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है कि करेंसी प्रिंटिंग इज डन बाय द डायरेक्ट इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बाय द सेंट्रल बैंक, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है आपका वो आपका ना ही करेंसी इशू करता है ना ही आपको कॉइन्स इशू करता है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विदाउट ए करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कैन लीड टू इंटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन एन इकोनॉमी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज इंटरेस्ट रेट्स टिपिकली इंटेंडेड टू रिड्यूस लिक्विडिटी एंड कर्व इन्फ्लेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर डिक्रीज किया जाएगा किसको, आपका जो है इंटरेस्ट रेट को, राइट। तो आपका जो है आपका लिक्विडिटी जो होगा आपका लिक्विडिटी आपका बढ़ेगा, ना कि आपका जो है घटेगा, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी की स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन फंक्शंस आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाई कमर्शियल बैंक्स, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके परफॉर्म किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आपका वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है, लाइक दैट आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, राइट, और जो आपका ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेज, राइट। तो ग्रांटिंग लोन्स एंड इंडिविजुअल बिजनेसेज, राइट। तो ये तो आपका सही है, राइट। और आपका क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि आपका एजेंसी फंक्शंस, राइट, डिसकंटिन्यूटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन, राइट, ये सभी आपको जो है परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिगार्ड टू टाइप ऑफ बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन जो आपका ऑपरेट किया जाता है कि बैंक्स को, टाइप ऑफ बैंक्स, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए क्रिएशन परसेंट ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी विद द RBI, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स जो है आपका NDTL उनको क्या करना पड़ता है कि रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो है सोलली मीन्स पूरी तरीके से आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। तो सेकंड आपका कह रहा है कि इट अलाउज द RBI टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स,
राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका एक्सप्लिसिटली जो है आपका ये आपका आरबीआई को कंट्रोल करने का जो अथॉरिटी नहीं दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन रिगार्ड ऑफ द स्टेप्स टेकन फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, लेकिन पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी इन इंडिया आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका एनबीएफसी के रिगार्डिंग आपका जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। कि मीन्स जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, वो प्राइमरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बट दे डू नॉट इंगेज इन द रिसीविंग डिमांड डिपॉजिट, राइट। ये आपका डिमांड डिपॉजिट जो है आपका नहीं लेते हैं, राइट। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, दो स्टेटमेंट दिया गया है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की रिकॉर्डिंग आपका कर रहा है कि सेंट्रल बैंक यानी कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की रिकॉर्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ए लीगल टेंडर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू फिजिकल करेंसी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स सीबीडीसी होता है जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वेरियस ट्रांजैक्शन के लिए, सजेस्ट आपका फिजिकल करेंसी के रूप में आपका यूज किया जा सकता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी इशूड बाय द प्राइवेट बैंक्स एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी इशूड बाय प्राइवेट बैंक्स एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर है इसका सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी नाइदर वन नॉर टू, राइट। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो जो होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।